Guys, welcome to my YouTube channel and I hope that you're all good. So yeah, in this video we are going to talk about the British press policies in India. इसका evolution कैसे हुआ? इससे पहले हमने पढ़ा था de-industrialization के बारे में. Okay, if you want to know about those topics and more about the modern India और उसमें जितने भी topics आते हैं, I've covered all those topics in the playlist. आप playlist check up कर सकते हो मेरी वीडियो पे. अभी एक ही बनी हुई है. So yeah, go and check it out. Let's talk about the British policies, British press policies in India. Okay, let's start with dawn of Indian press. Okay, देखो अब हम ये देखते हैं कि जो प्रेस पॉलिसी थी इंडिया में या फिर इंडियन प्रेस था इंडिया में वो स्टार्ट कैसे हुआ। तो अगर हम देखें तो जेम्स ऑगस्टस हिकी 1780 में यही एक आदमी था जिसने नींव रखी थी ऑफ इंडियन प्रेस इन इंडिया। इसने ही नींव रखी थी। ओके, अब जो हिकी था ना उसका बंगाल गजेट था, हिकीज बंगाल गजेट, या फिर हम इसको कैलकाटा जनरल एडवाइजर भी बोल सकते हैं। ओके, हिकी जो था ना वो बहुत ही ज्यादा बड़ा क्रिटिक था ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ही वॉज फियरलेस इन नेचर, वो किसी से डरता वरता नहीं था और उसने अपनी सारे एफर्ट लगाए थे इन एक्सपोजिंग वॉरेन हेस्टिंग। अब वॉरेन हेस्टिंग कौन आदमी है और क्यों एक्सपोज कर रहा था, उसने ऐसे कौन से काले कर्म करे थे। तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था वॉरेन हेस्टिंग ही वो आदमी था जिसके टाइम पे इजारेदारी सिस्टम आया था। इजारेदारी इज अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, राइट, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। इजारेदारी सिस्टम में क्या होता था, बिडिंग होती थी और बिडिंग होने के बाद जो हाईएस्ट बिडर होता था उसको लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स दे दिए जाते थे, राइट। अब वॉरेन हेस्टिंग क्या कर रहा था, अपने ही आदमी बिठाल दे रहा था इस बिडिंग में और खुद ही ये राइट ले रहा था। खुद ही ये बिडिंग जो हो रही थी, नीलामी जो हो रही थी उसमें जीत जा रहा था और बहुत सारे पैसे खा रहा था। तो एक तरीके से वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी धोखा दे रहा था। करप्शन बहुत ज्यादा था, भर भर के था। ओके, अब देखिए सेंसरशिप हुआ, प्रेस एक्ट आया। ओके, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799, इट इज द नेम ऑफ द एक्ट, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली ने हमारा एक्ट किया था जब हमारा फ्रेंच इन्वेजन हो गया था। सो आफ्टर द फ्रेंच इन्वेजन या फिर एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन का मतलब समझते हो कि भाई अनुभाव, मतलब ऐसे ऐसा लग रहा है कि फ्रेंच इन्वेड कर देंगे। ओके, या फिर संभावनाएं हैं फ्रेंच इन्वेजन की। सो उसके चलते लॉर्ड वेलेस्ली ने किया, ही इनेक्टेड दिस पर्टिकुलर एक्ट, है ना। और इधर पर क्या हुआ, इस एक्ट के चलते न्यूज़पेपर्स जो थे ना दे वर रिक्वायर्ड टू प्रिंट द नेम्स ऑफ प्रिंटर, एडिटर एंड प्रोप्राइटर, कि भाई जो न्यूज़पेपर है उसमें नाम होना चाहिए प्रिंटर का, एडिटर का और प्रोप्राइटर का। ये इस एक्ट के तहत था, इस एक्ट के चलते था। ओके, फिर हम देखते हैं लाइसेंसिंग रेगुलेशंस को। लाइसेंसिंग रेगुलेशंस जो आए थे हमारे 1823 में थे। अब इस 1823 के चलते ना जो इंडियन प्रेस जो थी वो बहुत ज्यादा सप्रेस हो गई थी। इंडियन प्रेस बिकेम सप्रेस्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो यहाँ पर एक्टिंग गवर्नर जनरल थे वो थे जॉन एडम्स, और बेसिकली जो लाइसेंसिंग रेगुलेशन थे ना दे वर अगेंस्ट राजा राम मोहन रॉय। वो सीधे सीधे टारगेट कर रहे थे राजा राम मोहन रॉय को, और उनका जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था मिरात उल अकबर। ओके, अब इस एक्ट ने क्या किया कि भाई कोई भी अगर प्रिंटिंग प्रेस है या फिर ऑपरेटिंग प्रेस है, अगर वो बिना लाइसेंस के काम कर रही है ना, अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है किसी भी प्रिंटिंग प्रेस के पास, तो उसको पीनल ऑफेंस बना दिया जाएगा, उसको सजा होगी। दैट बिकेम एन ऑफेंस। ओके, पीनल ऑफेंस का मतलब आप समझते हैं, पेनल्टी लगेगी इस पे, सजा होगी इस पे, राइट। सो ये चीजें कर दी थी इस लाइसेंसिंग रेगुलेशन में। बाय द नेम लाइसेंसिंग रेगुलेशन, आप नाम से ही समझ सकते हो कि विदाउट लाइसेंस कोई भी प्रिंटिंग प्रेस स्टैब्लिश नहीं कर सकता है, अगर करेगा तो सजा मिलेगी। ये हो चुका था। और बेसिकली ये क्यों किया गया था, ताकि जो इंडियन वॉइस थी उसको दबाया जा सके, उसको चुप कराया जा सके, क्योंकि इंडियन वॉइस क्या कर रही थी, लोगों की कानों तक जा रही थी, लोगों की आंखों तक जा रही थी, लोग पढ़ रहे थे उस चीज को, और उसमें ना उनके दिलों में जो देश प्रेम की भावना है ना वो बहुत ज्यादा जग रही थी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो रहा था कि भाई अब तो ऐसी तैसी कर देंगे ये लोग, है ना। अब जो राजा राम मोहन रॉय थे, ये सारे रेगुलेशंस जो थे ना सीरे प्राइमरीली उनकी ही तरफ डायरेक्टेड थे। सो द रेगुलेशंस वर प्राइमरीली डायरेक्टेड अगेंस्ट द इंडियन ओन न्यूज़पेपर लाइक राजा राम मोहन रॉयज मिरात उल अकबर। ओके, अब प्रोटेस्ट में क्या हुआ, जो वन मिनट
अब रॉय ने क्या किया, रॉय ने अपनी जर्नल को पब्लिश करना बंद कर दिया, उसने अपनी पब्लिकेशन बिल्कुल रोक दी और उसने प्रेस एक्टिविज्म का एक रूप दिखाया, एक अर्ली इंस्टेंस दिखाया कि भाई कैसे हम वन मिनट हम कैसे धरने पे बैठ सकते हैं। वेरी मच सॉरी, माय थ्रोट इज एक्टिंग अप टुडे। सो या बेसिकली उन्होंने ये दिखाया कि हम कैसे एक चीज का सामना कर सकते हैं, उससे जूझ सकते हैं और उससे निकलकर आगे उभर कर निकल सकते हैं। ओके, सो मिरात उल अकबर उनका पेपर का नाम था। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। उसके बाद आता है हमारा लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। अब ये लिबरेटर कौन थे हमारे, ये थे गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटक्लिफ। मेटक्लिफ वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। 1835 से लेकर 36 के बीच में ही वाज देयर। अब क्या हुआ, इन्होंने जो 1823 का ऑर्डिनेंस एक्ट था ना, लाइक ये जो लाइसेंसिंग रेगुलेशन था, उसको बिल्कुल ही से रिपील कर दिया था, हटा दिया था। वो ये मानते थे कि जो लिबर्टी होती है ना प्रेस की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लिबर्टी ऑफ प्रेस इज अ टूल फॉर गुड गवर्नेंस। के अगर आपके पास प्रेस के पास लिबर्टी होगी टू स्पीक फ्रीली, और वो अपने मन की बातें बोल पाएंगे, उन्हें जो अच्छा लग रहा होगा वो बोल पाएंगे, जो अच्छा नहीं लग रहा होगा वो बोल पाएंगे, उसकी वजह से गवर्नेंस और ज्यादा इनहेंस होगी, गवर्नमेंट पे भी चेक लगा रहेगा क्योंकि आदमी अपनी आवाज उठा रहा है। सो ही थॉट दैट कि भाई प्रेस के पास तो लिबर्टी होनी चाहिए, और लिबर्टी ऑफ प्रेस इज अ टूल फॉर गुड गवर्नेंस। ओके, और 1835 के एक्ट में सिर्फ इतना इतना था कि आपको ना डिक्लेयर करना है कि आप कहाँ पे प्रिंट कर रहे हो, प्रिंटिंग प्लेस आपको बतानी पड़ेगी, डिक्लेयर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ हो गया था इन न्यूज़पेपर्स अक्रॉस द कंट्री। और ये हुआ था 1856 तक। देखो फिर 1857 में रिवॉल्ट हो गया था। अब आप ये सोचो कि न्यूज़पेपर का कितना बड़ा रोल रहा होगा इस चीज में, राइट। अब थोड़ा सा इसको मैं अच्छी तरीके से बता देती हूँ। 1835 के एक्ट ने क्या किया, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रोथ हुई इन न्यूज़पेपर्स। वाई? क्योंकि भाई लिबर्टी हो गई प्रेस की, अब किसी को किसी ज्यादा कुछ करना नहीं है। अगर किसी को अपना प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश करना है तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, बस एक डिक्लेरेशन देनी है, एक ऐलान करना है कि भाई हमारा जो प्रिंटिंग हो रही है ना वो इस जगह पे हो रही है, या फिर मुरारीपुर में हो रही है, मुंगेर में हो रही है, मुर्शिदाबाद में हो रही है। सिर्फ इतना बताना है, आपको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। आप सीधे जाके अपनी प्रिंटिंग प्रेस खोल सकते हो और अपने पेपर्स न्यूज़पेपर्स प्रिंट करने चालू कर सकते हो। अब इसके बाद क्या हुआ कि धड़ाधड़ न्यूज़पेपर छपने चालू हुए और बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब उससे क्या हुआ कि देश प्रेम की भावना कुछ तो ये जो इंडियन प्रेस है इसने ही बढ़ाई थी, इसने ही लोगों को उकसाया था कि भाई रिवॉल्ट करो, आगे बढ़ो, स्वराज की भावना और स्वदेशी चीजों को इस्तेमाल करने की भावना, ये जो प्रिंटिंग प्रेस है इसने ही बहुत ज्यादा बढ़ाई थी। सो दिस लिबरल फेज अलाउड द प्रेस टू बिकम अ व्हीकल फॉर सोशल रिफॉर्म एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग। ओके, सो एक तरीके से ये पॉलिटिकल टूल भी बन चुका था, जो कि आप आगे चलकर देखोगे कि ब्रिटिशर्स की नजरों में ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, ये एक तरीके से पॉलिटिकल थ्रेट था, राइट। क्योंकि भाई ये यूज किया जा रहा है ना लोगों के मन में भावनाएं उत्पन्न करने के लिए। अब देखिए, जब रिवॉल्ट हुआ 1857 का, तो उसके बाद क्या हुआ रिवॉल्ट के ड्यूरिंग और उसके बाद। तो देखिए लाइसेंसिंग एक्ट आया 1857 में, और इसको हम गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं। गैगिंग एक्ट क्या है, एक तरीके से कि कोई भी अगर आपको पेपर रिलीज करना है या प्रिंटिंग प्रेस आपको लगानी है या फिर लगाए रखनी है, तो आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ओके, यू विल नीड अ लाइसेंस, सेम एज 1823 वाला लाइसेंसिंग रेगुलेशन वाला एक्ट। ओके, पर इसके बाद क्या हुआ कि भाई गवर्नमेंट को ये भी अलाउ कर दिया गया कि आप चाहो तो आप किसी भी पब्लिकेशन, किसी भी बुक की पब्लिकेशन को या फिर किसी भी न्यूज़पेपर की पब्लिकेशन को प्रोहिबिट कर सकते हो, मतलब आप बिल्कुल से बंद कर सकते हो, आप उसको बैन कर सकते हो कि भाई अब आप नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आप किसी भी न्यूज़पेपर को, किसी भी बुक को बंद करा सकते हो, और ये पावर दे दी गई थी गवर्नमेंट के हाथों में। क्योंकि भाई अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि भाई ये तो सेडेशियस एक्टिविटीज कर रहे हैं, और ये क्यों किया गया था, ताकि जो ये सेडिशियस एक्टिविटीज हो रही है या फिर उन्हें जो लग रहा है कि सेडिशन है, उसको रोका जा सके, राइट। अब सेडिशन का मतलब क्या होता है, इट बेसिकली मीन्स ऐसी कोई भी एक्टिविटीज या ऐसे कोई भी वर्ड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कि लोगों को उकसा रहे हैं टू एक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ओके, तो इसको हम सेडिशन बोलते हैं। अब फिर आया हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट विच केम इन 1867। ओके, अब इसने रिप्लेस किया 1835 के एक्ट को। 1835 हमारे अच्छे आदमी वाला एक्ट था। अच्छा आदमी मतलब हमारा जो लिबरेटर था इंडियन प्रेस का, ही वाज चार्ल्स मेटक्लेफ। ओके, 1835 का एक्ट यही भाई साहब लेकर आए थे।
अब देखिए 1835 के एक्ट को इसने बिल्कुल तरीके से रिप्लेस कर दिया। और ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट था इट वाज रेगुलेटरी इन नेचर एंड नॉट रिस्ट्रिक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव नहीं था, ये रेगुलेटरी था। मतलब एक तरीके से ये किसी भी चीज को रोक नहीं रहा था, किसी को कुछ भी बोलने से रोक नहीं रहा था, बट रेगुलेट कर रहा था कि मिसयूज ना हो किसी भी चीज का, राइट। इट वाज इन अ पॉजिटिव काइंड ऑफ सेंस, ओके। तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट था कि भाई आप हमें ये बता दो कि प्रिंटर का नाम क्या है, पब्लिशर का नाम क्या है, जो भी बुक है उस पे वो चीज छापनी चाहिए आपको, वो चीज छाप दो। और जो भी आपकी किताब है, जो भी आपका न्यूज़पेपर है, उसकी एक आप कॉपी लोकल गवर्नमेंट में सबमिट कर दो। बस हमें इतना चाहिए, इससे ज्यादा हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। So basically, Registration Act was a regulatory act rather than a restrictive act. Okay, this period marked the shift from viewing the press as utility to viewing it as a potential political threat. Okay, मतलब अब इस पीरियड ने मार्क कर दिया, 1857 की पीरियड ने मार्क कर दिया कि भाई ये जो प्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी नहीं है, ये एक इंसान की जरूरत नहीं है, बट एक तरीके से पॉलिटिकल थ्रेट बन चुकी है। ओके, सो ब्रिटिशर्स यूज्ड टू सी इट लाइक दैट। फिर आया हमारा वर्निकुलर प्रेस एक्ट, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। इट केम इन 1878। अब 1878 में हमारे भाई साहब लॉर्ड लिटन बैठे हुए थे। मैं तो इनसे बहुत ज्यादा खिसियाई हुई हूँ, क्यों? आपको याद हो तो फेमाइन आया था, ग्रेट बंगाल फेमाइन, और इस ग्रेट बंगाल फेमाइन में इन्हीं भाई साहब ने दिल्ली दरबार लगाया हुआ था। दिल्ली दरबार में इन भाई साहब के पास 1 करोड़ रुपए थे खर्च करने के लिए, पर ये 1 करोड़ रुपए फेमाइन में खर्च नहीं कर पा रहे थे, भूखमरी में खर्च नहीं कर पा रहे थे, पर ये दिल्ली दरबार लगाया इन्होंने। और क्यों लगाया? सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारी रानी जी थी ना, उनको क्वीन एम्प्रेस का ऐलान करने के लिए, ऐसा वो करने के लिए, बस इससे ज्यादा उनका कोई काम नहीं था। वो आई भी नहीं थी इंडिया में, पर ऐलान करने भर के लिए उन्होंने लगा दिया दिल्ली दरबार। ओके, एंड ही वाज द पर्सन हु सेड कि भाई अगर ब्रिटिश में जितने भी लोग हैं, अगर किसी को सिंपैथी आ रही है टुवर्ड्स द इंडियन पीपल, तो एक काम करो, अपनी ही जेब से पैसा दो और तुम लगाओ। अगर तुम लगाओगे तो हम लगा देंगे फेमाइन में पैसा, पर इंडियन इंडियन ट्रेजरी से उम्मीद मत करना कि हम इंडियन ट्रेजरी से कोई भी पैसा निकाल के फेमाइन में लगाएंगे। एंड ही सेड कि अगर आपको सिंपैथी आ रही है, आपको उनके लिए बुरा लग रहा है, आपको दया आ रही है उन पे, तो दिस इज अ चीप फीलिंग। सो ही सेड कि हम जो लोग मर रहे थे और उसमें जो लोगों को बुरा लग रहा था, इट वॉज अ चीप फीलिंग। ओके, सो ही वॉज अ वेरी बैड पर्सन अकॉर्डिंग टू मी। आई नो मैं बहुत ज्यादा खिसियाई हुई हूँ, आई एम सॉरी। सो सी, ये एक तरीके से गैगिंग एक्ट था, और ये टारगेट कर रहा था वर्नेकुलर प्रेस को बेसिकली। और ये ज्यादा इंग्लिश वंस को ज्यादा टारगेट नहीं कर रहा था। सो हेयर वाज डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन कैसे? कि सिर्फ और सिर्फ वर्नेकुलर लैंग्वेज के जो पेपर्स होते थे, जैसे वर्नेकुलर लैंग्वेज मतलब जो इंडियन लैंग्वेज होती थी, उनके जो पेपर्स होते थे, सिर्फ उस पर ही टारगेट कर रहा था, और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पर टारगेट नहीं कर रहा था। ओके, और यहाँ पे कोई अपील का सीन नहीं था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो डिसीजन था वो फाइनल हो जाता था, और कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ में आप अपील नहीं कर सकते हो। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बोल दिया कि ये पेपर नहीं छपेगा तो नहीं छपेगा, कोर्ट ऑफ लॉ का कोई खेल ही नहीं है, सीन ही नहीं है। अब हम बात करें सिक्योरिटी डिपॉजिट की, तो जो मजिस्ट्रेट्स होते थे ना, वो हाई सिक्योरिटी डिमांड कर लेते थे, रख लेते कि भाई सिक्योरिटी है, ये तो हम आपकी प्रिंटिंग प्रेस लगने दे रहे हैं ना, तो ये सिक्योरिटी है उस चीज की। अब उसके बाद क्या करते थे? अब उनकी मर्जी है कि भाई सेडिशियस एक्ट का या फिर सेडिशियस कंटेंट का इल्जाम लगाकर वो उनकी प्रेस को ही बंद कर दे रहे थे। तो अब देखो क्या हुआ, पैसा भी आ गया और प्रेस को भी बंद कर दिया। सो दिस वाज हैपनिंग हियर। अब आ जाते हैं हम नेशनलिस्ट रिपोस्ट पे। अब देखो जो वर्निकुलर हमारा प्रेस एक्ट आया था, उसके नो एवज में लोगों ने क्या किया। तो अमृता बाजार पत्रिका स्टोरी है ये। अब इसमें क्या हुआ, इसने बायपास कर दिया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। कैसे? जो अमृता बाजार पत्रिका थी वो एक बंगाली न्यूज़पेपर था। ओके, अब उस बंगाली न्यूज़पेपर को रातों रात उन्होंने इंग्लिश न्यूज़पेपर में बदल दिया। क्यों भाई? आपका ये जो एक्ट है वो तो बेसिकली वर्नेकुलर प्रेस एक्ट पे है ना, कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर जो कि इंडियन लैंग्वेज में हो उसके ऊपर लागू होगा, इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर पे तो नहीं होगा। तो इन दीदी ने क्या किया, इन बहन जी ने ये कर दिया कि भाई जो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर था उसको इंग्लिश में ओवरनाइट टर्न कर दिया। अब आप इससे क्या समझ सकते हो कि भाई इस पर्टिकुलर इंसिडेंट ने हाईलाइट किया रिसोर्सफुलनेस ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट, के भाई कितने ज्यादा दिमागदार और रिसोर्सफुल पीपल थे ये लोग, है ना। अब देखिए ये जो पूरा एक्ट था ना, ये सब कुछ रिपील किया गया बाय लॉर्ड रिपन इन 1882। अब 1882 में क्या हुआ,
कि जो इंडियन इंटेलिजेंशिया था, जितने भी इंटेलिजेंट लोग थे हमारे यहाँ के, अब उनके प्रेशर में आके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, है ना, और लिबरल गवर्नमेंट जो थी ब्रिटेन में, उसके प्रेशर में भी आके जो ये लोग थे ना, ब्रिटेन गवर्नमेंट हो गई या फिर क्राउन हो गया, उसने क्या किया, लॉर्ड रिपन को बोला कि भाई रिपील करो एक्ट। सो लॉर्ड रिपन रिपील एक्ट इन 1882, और फिर जो 1835 में जो लिबरल मैन था ना हमारा मैट क्लेफ, उसके द्वारा जितना भी एक्ट में जो भी चीजें बोली गई थी कि भाई आपको बस प्रिंटिंग प्रेस का प्लेस बताना जरूरी है कि कहाँ पे आप एस्टेब्लिश कर रहे हो, उसके बाद धड़ाधड़ आप प्रिंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। सो वो चीज वापस से रिस्टोर हो गई। ओके, नाउ कम टू स्वदेशी। देखिए क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ था हमारे 1905 में हुआ था, और यहाँ पे अच्छा खासा सर्च देखा गया था इन मिलिटेंट नेशनलिज्म, मतलब मिलिट्री का यूज बहुत ज्यादा किया जा रहा था इन नेशनलिज्म। तो इधर पे एक एक्ट आया विच वाज न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908। इससे ये कनेक्टेड है, 1905 के स्वदेशी मूवमेंट से थोड़ा बहुत कनेक्टेड है ये एक्ट। ओके, अब इसमें क्या हुआ, जब मिलिटेंट नेशनलिज्म देखा गया कि जब हथियार उठाए गए, तो भाई ब्रिटिशर्स को फील हुआ कि नहीं हमें ये चीज तो रोकनी पड़ेगी। अब वो उन्होंने कैसे किया, उन्होंने पेपर्स को टारगेट किया, और उन पेपर्स को टारगेट किया जो थोड़ा बहुत भी वायलेंस या फिर मर्डर को उकसा रहे थे, या फिर उसमें साथ दे रहे थे कि कोई नहीं तुम मर्डर कर दो, अच्छी चीज है, या फिर इस अगर इस मोटिव के लिए अगर आप किसी का खून भी कर देते हैं तो इट इज अ गुड थिंग। अगर ऐसी कोई चीजें लिख रहा है या ऐसी कोई चीजें सजेस्ट कर रहा है, तो वो ऐसे पेपर्स पे टारगेट कर रहा था, ये वाला एक्ट न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस एक्ट 1908। ओके, एंड इट अलाउड द कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रेस, कि भाई प्रेस को बंद कर सकते हो, आप हथिया सकते हो और प्रेस को बंद कर सकते हो उसमें। फिर आया हमारा इंडियन प्रेस एक्ट 1910। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो हमारा वर्निकुलर प्रेस एक्ट था ना, जो कि लॉर्ड रिपन ने बिल्कुल रिपील कर दिया था और 1835 का रिन्यू कर दिया था, अब इसके जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट के जितने भी वर्स्ट फीचर्स थे ना, वो वापस से लाए गए इन इंडियन प्रेस एक्ट। ओके, और लोकल गवर्नमेंट्स क्या करती थी, हेवी सिक्योरिटी ड्यूटीज डिमांड करती थी, डिपॉजिट डिमांड करती थी, और वो जब भी चाहे वो उस समय पर उनको बंद कर सकती थी बाय सेइंग कि भाई आप तो सडिशियस एक्टिविटीज कर रहे हो। ओके, और यहाँ पर जो तिलक का केसरी पेपर था ना, उसको टारगेट किया गया था, और बहुत सी अलग चीजों को भी टारगेट किया गया था। ओके, अब आ जाते हैं हम गांधीयन फेज में। गांधीयन फेज में क्या हुआ कि इंडियन प्रेस इमरजेंसी प्रोविजन इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1931 आया। अब इसमें क्या हुआ था, देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, और इस एक्ट का पूरा पूरा मोटिव ये था, ऑब्जेक्टिव ये था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जैसे तैसे करके सप्रेस कर दो, खत्म कर दो, दबा दो। ओके, सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव था इस एक्ट का। और इस एक्ट के अंडर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी ना, उस समय की जो गवर्नमेंट्स थी प्रोविंस में, उनको बहुत ही ज्यादा अथा पावर दे दी गई थी कि भाई आप चाहो तो आप पूरा पूरा प्रोपेगेंडा दबा सकते हो, सप्रेस कर सकते हो जो भी मूवमेंट का है, और अगर वो पेपर में लिख रहे हैं तो आप उस पूरे प्रोपेगेंडा को खत्म कर सकते हो, और आप प्रेस को भी मिटा सकते हो, अगर किसी की प्रिंटिंग प्रेस है आप बंद कर सकते हो, ये आपके पास पावर है। और इन्होंने ऑब्जेक्शनेबल मैटर की जो डेफिनेशन थी उसको बहुत ज्यादा तरीके से एक्सपेंड कर दिया, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर दी कि भाई अगर वहां पे कोई ये भी बोल रहा है ना कि गांधी जी अच्छे हैं, तो उसको भी ऑब्जेक्शनेबल मैटर बोल दिया कि भाई ये तो आप उकसा रहे हो लोगों को कि ये भड़का रहे हो कि हमारी तरफ हमला करें, ये सारी चीजें। तो उन्होंने बेसिकली ऑब्जेक्शनेबल मैटर की जो डेफिनेशन थी उसको एक्सपेंड किया, बड़ा किया, और उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर दी। ठीक है, और सीधे सीधे इसने टारगेट किया टू दी कांग्रेस बुलेटिन एंड अनऑथराइज न्यूज शीट्स, के मतलब जो अनऑथराइज न्यूज शीट्स नहीं है उनको टारगेट किया और उनको खत्म करने की वो चीज करी कि भाई बंद कर दो। अब यहाँ पे महात्मा गांधी जी कहते हैं, रिस्टोरेशन ऑफ फ्री स्पीच, फ्री एसोसिएशन एंड फ्री प्रेस इज ऑलमोस्ट द होल स्वराज। मतलब कि स्वराज का मतलब ही है फ्री स्पीच, फ्री एसोसिएशन एंड फ्री प्रेस, हम सब कुछ अपने मन से कर सके। अभी फिर आ जाते हैं हम की एक्ट्स एंड वाइसरॉयज पे, किस समय पे कौन से वाइसरॉय थे। तो सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट आया था उस समय पे, लॉर्ड वेलेस्ली थे हमारे। लाइसेंसिंग रेगुलेशंस के टाइम पे जॉन एडम्स थे। एंड देन प्रेस एक्ट, जो लिबरेशन एक्ट था हमारा उस टाइम पर चार्ल्स मैटक्लिफ थे। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में लॉर्ड लेटन था, बहुत बुरा आदमी था। इंडियन प्रेस एक्ट के टाइम पर लॉर्ड मिंटो थे। ओके, सो दीज वर सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस, और बाकी तो हमने देख ही लिया। इफ यू वांट यू कैन ऐड दीज आल्सो इन दैट। अब एनालिसिस और कंक्लूजन देख लेते हैं थोड़ा सा, कि हिस्ट्री ऑफ द इंडियन प्रेस इज द हिस्ट्री ऑफ द स्ट्रगल फॉर सिविल
लिबर्टीज, कि भाई बेसिक सिविल लिबर्टीज थी और ये भी नहीं मिल पा रही थी, इनका स्ट्रगल ही था एक तरीके से। ओके, तो सपरेशन और एक्सप्रेशन, सपरेशन किस किसने किया भाई, हमारे लिटिन और कर्जन ने सप्रेस किया। ओके, सप्रेस किया, हार्श रिप्रेशन था यहाँ पर। और एक्सप्रेशन की फ्रीडम किसने दी, लिबरल लोग कौन थे हमारे, वो थे मेटलैप और रिपन। ओके, और ये चीजें इन दोनों के बीच में ही डोलती रही कि भाई कभी सप्रेशन हो गया, कभी एक्सप्रेशन हो गया, कभी सप्रेशन हो गया, कभी एक्सप्रेशन हो गया। और ये चीज डिपेंड करती थी कि भाई इंडिया में माहौल कैसा है और नेशनल मूवमेंट की इंटेंसिटी क्या है, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, पॉलिटिकल क्लाइमेट क्या है, सब कुछ यही हो रहा था। ठीक है, अब लाइब्रेरी फॉर द मासेस, ये जो इंडियन प्रेस थी वो लाइब्रेरी बन गई थी फॉर द मासेस। तो प्रेस कैसे एक्ट कर रहा था, इट एक्टेड लाइक पार्लियामेंट ऑफ द पीपल, कि भाई लोगों का जो मन हो रहा था, सब अपने ओपिनियंस रख रहे थे, एक तरीके से आइडियोलॉजीज बना रहे थे। और जो प्रेस था ना वो लोगों को एजुकेट कर रहा था, बहुत सारी मासेस को एजुकेट कर रहा था, वो नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी फैला रहा था। लाइक जैसे मैंने बोला कि देश प्रेम, देश की भावना एक इंसान में उत्पन्न करना, ये प्रेस का काम बन रहा था उस समय पे। ओके, सो इट अल्टीमेटली मेड द ब्रिटिश रूल अनटेनेबल बाय एक्सपोजिंग इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन। के मतलब जो ये प्रेस था ना वो सिर्फ लोगों में देश प्रेम ही नहीं जगा रहा था बाय बातों से, वो ब्रिटिश रूल की जो चीजें थी, जो कि डिस्क्रिमिनेशन था या फिर जितनी भी बुरी चीजें थी उसको भी एक्सपोज कर रहा था। सो इट वॉज अ गुड थिंग अबाउट द प्रेस। ओके, आप ये सब कुछ लिख सकते हो। See, like I give you questions in all my videos for all the topics that I cover in the particular video. So here is the question for this particular topic as well. UPSC का mains question का practice you can get it here. देखिए, द हिस्ट्री ऑफ प्रेस इन colonial इंडिया was a saga of a constant tug of war. यही बात चीज बोली थी ना कि सप्रेशन से एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन से सप्रेशन, यही चलता रहा था, है ना, between the imperial need for control and the nationalist demand for freedom of expression, elucidate with reference to major legislative milestones. जितना भी मैंने ऊपर बताया ना सब बताना है कि भाई कितने एक्ट्स आए थे, जैसे कि सेंसरशिप एक्ट आया था इन 1719 सॉरी 99, लाइसेंसिंग रेगुलेशन आया था ड्यूरिंग जॉन एडम्स 1823 में आया था, लिबरेटर हमारे मैटक्लिफ थे तो 1835 में आया था। और फिर पोस्ट 1817 के बाद क्या हुआ था कि हमारा लाइसेंसिंग एक्ट आ गया था, गैगिंग एक्ट बोलते हैं इसको। फिर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया हमारा, ओके, लॉर्ड लिटन के अंडर आया था, इट वाज आल्सो कॉल्ड द गैगिंग एक्ट। इसके टाइम पर अमृता बाजार पत्रिका ने क्या किया, इंग्लिश में टर्न कर दिया था ओवरनाइट। ओके, फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज आया हमारे इंडिया में, तो न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस, ये कब हुआ था हमारा भाई, जब यू नो स्वदेशी मूवमेंट हो रहा था। तो स्वदेशी मूवमेंट के बाद ये पूरी चीज जो है हमारी ऐसी हो गई कि भाई लोग किसी भी पेपर में अगर मर्डर को या फिर ऑफेंस को, वायलेंस को उकसाया जा रहा है तो उसको आप बंद कर सकते हो, ये आया। फिर इंडियन प्रेस एक्ट में जितने भी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के जितने भी बुरे बुरी चीजें थी, वर्स्ट फीचर्स थे, उनको वापस से लेकर आया गया। सो इट हैपेंड देयर। फिर हमारा इमरजेंसी पावर्स एक्ट, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, उसको सप्रेस करने के लिए ये एक्ट आया था बेसिकली। फिर आप बताओगे रोल ऑफ प्रेस क्या हुआ है नेशनल मूवमेंट में, तो यही सारी चीजें रहेंगी, वैल्यू एडिशन वाली चीजें हैं, हमारे पॉइंट्स हैं। Okay, so here I end the video. This is it for this particular topic. So yeah, if you like this video, I'll be very much thankful and grateful. And please tell me in comments if you want something else. You want me to make video for something new topic or a new thing, whatever, or new subject, whatever you want. Okay, so yeah, thank you for watching. This is it for this video. If you like it, please do like it and subscribe, comment. Yeah, bye bye, thank you.